आज हम बात करने वाले हैं आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली समझने का प्रयास कीजिए आभासी गहराई क्या होती है, वास्तविक गहराई क्या होती है। जैसे कि मैंने इस प्रकार से क्या ले लिया, आपका एक पात्र ले लिया। इस प्रकार से क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जल भरा हुआ है। जल भरा हुआ अर्थात क्या भरा हुआ है, यहाँ पर आपका पानी भरा हुआ है और यहाँ पर आपका कोई क्या रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे आपका सिक्का हो सकता है या कोई भी वस्तु हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या हो गई, आपकी सतह हो गई, पानी की सतह। तो पानी की सतह से इस वस्तु तक की जो भी गहराई होती है उसे क्या कहते हैं, हम आपकी वास्तविक गहराई कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक गहराई, जिसे हम एच नाम दे देते हैं। आपका वास्तविक गहराई को क्या नाम देते हैं, हम एच नाम देते हैं। लेकिन जब आप इसे कहाँ से देखते हो, बाहर से देखते हो। कहाँ से देखते हो, बाहर से देखते हो। जब आप इसे बाहर से देखते हो तो जो सिक्का आपको वास्तव में वो एकदम तली पे है, वो आपको तली पे ना दिखते हुए कहाँ पे दिखता है, थोड़ी ऊंचाई पे दिखता है। कहाँ पे दिखता है, थोड़े से ऊंचाई पे दिखता है। अर्थात जो आपकी वस्तु है, मान लेते यदि सिक्का है तो वो आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो बेसिकली वो उसकी जो गहराई होगी, अब बेसिकली इतनी हो जाएगी इसकी गहराई, मतलब कि हम बोल सकते कि जो उसकी गहराई हो जाएगी बेसिकली कितनी हो जाएगी, अब इतनी हो जाएगी, जिसे मैं एच डैश नाम दे देता हूँ। तो बेसिकली टॉपिक समझ में आया कि आभासी गहराई वास्तविक गहराई क्या होती है। बेसिकली आपकी वस्तु जहां पर है वहां से सतह तक की जो भी दूरी होती है वो होती है आपकी वास्तविक गहराई। और यदि हम बाहर से देखते हैं तो वो वस्तु आपको थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अभी क्यों दिखाई देती है इसका भी कारण हम जानेंगे, लेकिन अभी समझो कि वस्तु आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती होगी। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कभी कि आपको वस्तु जो रहती है यदि वो पानी के भीतर रखी हुई है तो आपको वो वस्तु ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। हाँ, तो जहां से वह आपको दिखाई देती है वहां से सतह तक की गहराई क्या कहलाती है, आपकी आभासी गहराई कहलाती है। तो आज का ये टॉपिक है कि आभासी गहराई क्या होती है, वास्तविक गहराई क्या होती है। हमने जान लिए वास्तविक स्थिति से सतह तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी वास्तविक गहराई कहलाती है। और आभासी स्थिति से यहां तक सतह तक की दूरी क्या कहलाती है, आभासी गहराई कहलाती है। अब हमें इसका कारण जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी वस्तु वास्तव में रखी है लेकिन हमें ऊपर दिखाई दे रही है, उठी हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो देखिए इसके लिए एक बात याद रखिएगा। ओके, मान लेते हैं ये क्या है, आपकी आंख है। क्या है, ये आपकी आंख है। अब यहां पर आपकी कोई एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु से यदि सीधे प्रकाश किरण आपकी आंखों पर पड़ती है, सीधा प्रकाश किरण आपकी आंखों पर पड़ती तो आपको वस्तु यहीं दिखाई देगी। लेकिन यदि मान लेते हैं प्रकाश किरण ऐसी आ रही हो, मान लेते हैं आपकी प्रकाश किरण ऐसे आ रही हो, तब ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश किरण जो है आपको जो वस्तु है वो आपको यहां पर दिखेगी ना जी। हमेशा आपकी आंख क्या करती है, वो प्रकाश के सीधे पथ को फॉलो करती है। मतलब जैसे कि यहाँ पर प्रकाश का सीधा पथ ये था तो उसको फॉलो करते हुए उसने जान ली कि वस्तु आपकी यहाँ पर है। उसी प्रकार से जब आपकी प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी तो ऐसे नहीं कि यहाँ से मुड़ते हुए वस्तु को यहाँ पे देखेगी। वो क्या करेगी, जहां पर भी आपकी प्रकाश किरण आपकी आंखों पर पड़ रही है उसके सीधे में आपकी वस्तु को मान लेगी, ये वाली वस्तु को मान लीजिए, और वो सोचेगी कि आपकी वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई, जबकि वास्तव में वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी, यहाँ पर रखी हुई थी। तो यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जो आंख रहती है वो बेसिकली जो आपकी सीधे प्रकाश किरण आ रही होती है, सीधे प्रकाश किरण आ रही होती है। तो उस सीधे आ रही हुई प्रकाश किरण के मार्ग में क्या जानती है, वस्तु को जानती है। जैसे यहां से आपकी प्रकाश किरण आ रही थी, एकदम सीधे आ रही थी, तो आपकी वस्तु, तो आपकी आंख ने देख लेंगी प्रकाश किरण सीधे आ रही, तो आपकी जो वस्तु होगी वो वहीं पे होगी। लेकिन यदि आपकी प्रकाश किरण ऐसे आती है तो आपकी आंख ऐसे नहीं करेगी कि आपकी आंख ऐसे जाते हुए देख लेगी कि नहीं यहाँ पर है। वो क्या करेगी, बेसिकली सीधा पथ बना लेगी। आपकी बेसिकली किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ पर रुक रही है तो एकदम सीधा पाथ बना लेगी ये वाला, और सोचेगी कि वस्तु आपकी यहाँ पर है, लेकिन वस्तु कहाँ पर है, वास्तव में यहाँ पर है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपकी प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, जो आपकी आंख है वो सदैव प्रकाश का सीधा पथ फॉलो करती है, इसलिए उसे वस्तु कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई होगी। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। अब बेसिकली ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर,
समझिए, देखिए कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है? जब आपका प्रकाश उपस्थित रहता है। प्रकाश उपस्थित रहता है और यदि उस वस्तु से आपकी प्रकाश किरण सीधे हमारे आंखों पर पड़ती है तब हमें दिखाई देता है, और वही मैंने आपको समझाया था। अब बेसिकली ये वाली वस्तु को हम कहां से देख रहे हैं? आपका बाहर से देख रहे हैं। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? जल है, और बाहर क्या है? आपकी वायु है। अब बाहर वायु है मतलब ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और अंदर कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है, क्योंकि जल है। तो बेसिकली हम विरल माध्यम में हैं और आपकी वस्तु सघन माध्यम में है। तो बेसिकली हमें इस वस्तु को देखना है, तो इस वस्तु का हमारी आंखों पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस वस्तु को हमें देखना है अपनी आंखों से, तो इस वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा हमारी आंखों पर। अब बेसिकली किसी भी बिंब का यदि प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कितने किरणों की आवश्यकता होती है? 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो जो पहली प्रकाश किरण है मैं कुछ इस प्रकार से भेज देता हूँ। तो जो पहली प्रकाश किरण है मैंने इस प्रकार से भेज दिया। 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। दोनों प्रकाश किरणें जहां पर भी मिल जाए, जहां पर भी मिल जाए वही क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब बनता है। और जो दूसरी प्रकाश किरण है मैं कुछ इस प्रकार से भेज देता हूँ। जो दूसरी प्रकाश किरण है मैं कुछ इस प्रकार से आपकी भेज देता हूँ। पहली प्रकाश किरण मैंने सीधी भेज दिया और दूसरी प्रकाश किरण मैं इस प्रकार से भेज देता हूँ। तो बेसिकली ये जो आपकी प्रकाश किरण है ये कहाँ पर आपतित हो रही है? इस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और बेसिकली इस आपतन बिंदु पर यदि मुझे अभिलंब बनाना होगा तो वो सदैव क्या होता है? ये जो आपका पृष्ठ है, ये जो आपका पृथककारी पृष्ठ है, यही तो आपका पृथककारी पृष्ठ, क्योंकि इस पृथककारी पृष्ठ के जस्ट बाद में क्या है? विरल माध्यम। इसके जस्ट पहले क्या है? सघन माध्यम। तो ये क्या है? पृथककारी पृष्ठ है, इन दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है। तो इस पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा आपकी ये वाली हो जाएगी। इस पृथककारी पृष्ठ के लंबवत आपकी ये वाली रेखा हो जाएगी। यदि मैं देखूं तो, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या आप यहाँ पर भी देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेसिकली पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा कौन सी हो जाएगी? आपकी ये वाली हो जाएगी। और बेसिकली यही क्या कहलाएगा? आपका अभिलंब कहलाएगा। क्योंकि अभिलंब क्या होता है? अभिलंब होता है आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत रेखा। बना लिया हमने। अब बेसिकली हम सभी जानते हैं जब भी आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। कहां से दूर हट जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब बेसिकली आपकी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी तो उसे ऐसे ही जाना चाहिए था, उसे ऐसे ही जाना चाहिए था। लेकिन आपकी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की चाल बदलेगी, जिससे आपका वो या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब चूंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। बेसिकली क्या होगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। और बेसिकली आप ये यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इतनी बात आई समझ में? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? बेसिकली जो आपकी प्रकाश किरण थी इस वस्तु से निकली, इस वस्तु से निकली तो उसे सीधे ऐसे जाना था, लेकिन वो सीधे ऐसे न जाते हुए क्या हो जाएगी? इस अभिलंब से दूर हट जाएगी, इस अभिलंब से दूर हट जाएगी। और अभिलंब से दूर क्यों हटेगी? वहां वो अभिलंब से इसलिए दूर हटेगी क्योंकि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और हम सभी जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है बेसिकली। ओके, इतनी बात आई समझ में? तो देखिए मैंने आपको भी बताया था कि जो आप वस्तु को देखते हो तो प्रकाश का पथ एकदम क्या होता है? सीधा होता है। तो अभी ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी आंख है वो इस प्रकार से आएगी और वस्तु को यहाँ पर देख लेगी, ऐसा नहीं होगा। वो सदैव क्या करेगी? प्रकाश के सीधे पथ को फॉलो करती है। किसे फॉलो करती है? सीधे पथ को फॉलो करती है। तो बेसिकली आपकी प्रकाश किरण इस प्रकार से आई और इधर मुड़ गई। अब इससे जो प्रकाश किरण निकली थी इस प्रकार से वो इधर मुड़ गई। अब आपकी जो आंख है वो ये नहीं देखेगी आपकी प्रकाश किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, उसे तो केवल सीधे मार्ग से मतलब है। तो वो क्या कर लेगी? अपने आप ही सीधा मार्ग ऐसे खोज लेगी, पीछे की ओर बढ़ा लेगी। और बेसिकली ये हो गई आपकी एक प्रकाश किरण, ये हो गई आपकी दूसरी प्रकाश किरण। हाँ, आपकी एक प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण जहां पर मिलती वही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है।
तो जो वस्तु आपको यहाँ पर दिखाई देनी थी, अब वही वस्तु आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब ये वाली वस्तु जो कि बेसिकली इतनी बड़ी थी, वो बेसिकली आपको कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। और क्यों दिखाई देगी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो कारण समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी जो वस्तु है वो यदि पानी में रखी होती है और यदि आप बाहर से देखते हो तो वस्तु आपको ऊपर उठाई दिखाई देती है। इसका कारण समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आपकी प्रकाश किरण निकलती है, माध्यम बदलते ही वो अपनी दिशा भी बदल देती है, और यदि दिशा बदलती है तो प्रकाश, जो आपकी आंख रहती है वो केवल प्रकाश के सीधे पथ को फॉलो करती है। वो ऐसे नहीं कि नहीं ऐसे आ रही है फिर प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, वो ऐसे नहीं करती, वो केवल सीधे पथ को फॉलो करती है। तो सीधा पथ बनाते हुए वो क्या करती है, इसे पीछे की ओर बढ़ा देती है। ये पीछे की ओर बढ़ा दी, यहाँ इस बिंदु पर दोनों प्रकाश किरण है, ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण मिल गई, तो यहाँ पर प्रतिबिंब। तो जो बेसिकली आपकी सिक्का या वस्तु थी वो यहाँ थी, उसे यहाँ न देखते हुए आपकी आंख कहाँ देखेगी, यहाँ पे देखेगी, बिकॉज प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये हो जाएगी आपकी वस्तु की वास्तविक गहराई और ये हो जाएगी उसकी आभासी गहराई। तो यदि मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगी आपकी आभासी गहराई। क्या हो जाएगी, आपकी बेसिकली आभासी गहराई हो जाएगी। तो बात समझ में आए, आभासी गहराई वास्तविक गहराई क्या होती है। अब बेसिकली हमें इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, वो हम कर लेते हैं। देखो बेसिकली ये क्या है आपका अभिलंब, तो इस अभिलंब और ये वाली जो आपकी आपतित किरण है, इस अभिलंब और ये वाली जो आपकी आपतित किरण है, ये क्या है आपकी आपतित ही तो किरण है। तो आपका इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बनता है, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। ये क्या है आपकी अपवर्तित किरण है और ये क्या है अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, बेसिकली आपका अपवर्तन कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेसिकली अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बिंदु M नाम दे देते हैं। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बिंदु A नाम दे देते हैं। ओके, उसी प्रकार से इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बिंदु N नाम दे देते हैं। उसी प्रकार से इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बिंदु B नाम दे देते हैं। डेरिवेशन करना इसलिए हम कर रहे हैं। अब यदि आपका ये वाला कोण I है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आपका अपने आप I हो जाएगा। यदि आपका ये वाला कोण I है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, जहां भी Z प्रकार की आकृति बनती है तो यदि यहाँ पर I कोण है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा I। जहां भी Z बनता है तो बेसिकली ये यदि I कोण है तो ये भी क्या होता है I कोण। देखिए यहाँ पर भी Z बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपका Z बन रहा है। Z बन रहा है तो यहाँ यदि कोण I है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा। इतनी बात I समझ में। अब बेसिकली यदि यहाँ पर कोण R है तो यहाँ पर भी कोण क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, देखो यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं और उन दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो यदि यहाँ पर कोण आपका R बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, R। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ स्थिति है, ये हो गई पहली समांतर रेखा और ये हो गई आपकी दूसरी समांतर रेखा और ये हो गई दूसरी समांतर रेखा। इन दोनों समांतर रेखा को कौन सी रेखा काट रही है, आपकी ये वाली रेखा काट रही है। कौन सी वाली, ये वाली रेखा काट रही है। जैसे यहाँ पर ये वाली रेखा काट रही है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ के बराबर होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ के बराबर होगा। इन दोनों समांतर रेखाओं को ये वाली रेखा काट रही है, देखते हैं ना, ये वाली रेखा काट रही है, ये वाली रेखा काट रही है। तो यहाँ पर जो कोण बना है वही कोण कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। आई बात इतनी समझ में। अब बेसिकली अब हमें क्या लगाना है, सीधे सीधे स्नेल का नियम लगाना है। स्नेल का नियम आप सभी जानते हैं, क्या होता है, साइन I डिवाइड बाय साइन R। यहाँ पर क्या आता है, आपका n आता है। क्या आता है, बेसिकली आपका n आता है। अब बेसिकली यहाँ पर हमें क्या लिखना रहता है, 1 2 लिखना रहता है, 2 1 लिखना रहता है। अब देखिए बेसिकली ये जो आपका माध्यम है, सघन माध्यम है, और जो कि क्या है आपका जल है, जल अर्थात वाटर। उसी प्रकार से ये वायु है अर्थात विरल माध्यम है, और वायु को क्या कहते हैं, एयर। एयर का ए ले लिया मैंने। अब आपके बताओ यहाँ पर सबसे पहले कौन आता है, जहां पर प्रकाश किरण जा रही होती है। प्रकाश किरण किस माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। विरल माध्यम में जा रही है मतलब ए वाले माध्यम में जा रही है, तो सबसे पहले कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। हमेशा याद रखना, सबसे पहले वो आता है जहां पर प्रकाश किरण जा रही होती है। प्रकाश किरण कहां पर जा रही है, प्रकाश किरण आपके वायु वाले माध्यम में जा रही है। वायु वाले माध्यम में जा रही है, देखो आ तो यहां से रही है वस्तु,
आ तो यहाँ से रही है सघन माध्यम से, लेकिन जा कहाँ रही है, वायु वाले माध्यम में अर्थात ए वाले माध्यम में। कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम अर्थात डब्ल्यू वाले माध्यम से आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaW हो जाएगा। तो साइन A अपॉन साइन A इज इक्वल टू NaW हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू NaW को मैं क्या लिख सकता हूँ, Na अपॉन NW लिख सकता हूँ। जैसे कि हम N21 को क्या लिख सकते थे, N2 अपॉन N1, N12 को क्या लिख सकते थे, N1 अपॉन N2। उसी प्रकार से NaW को क्या लिख सकते हैं, Na अपॉन NW लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, Na क्या है, बेसिकली A का मतलब होती है एयर, N का मतलब होता है अपवर्तनांक। तो एयर का अपवर्तनांक यानी कि वायु का अपवर्तनांक है ना, और वायु के अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। हमेशा याद रखना, जो आपका वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है या अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो वहां पे क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे। तो साइन A अपॉन साइन A किसके बराबर हो जाएगा, आपके 1 अपॉन NW के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन NW के बराबर हो जाएगा। तो इतने बात आई समझ में, स्नेल का नियम लगाए, साइन अपॉन साइन इज इक्वल टू NaW, Na अपॉन NW, Na का मान 1। तो बेसिकली हमारा ये वाला समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम, बेसिकली हमें साइन I का मान निकालना है और साइन R का मान निकालना है, ताकि हम समीकरण 1 में रख सके। तो बेसिकली साइन I का मान यदि निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आपका I एंगल कहाँ बन रहा है। तो देखो I एंगल बन रहा है आपका यहाँ पर। अब ये वाला आई एंगल कहाँ पे बन रहा है, यदि आप गौर करें तो त्रिभुज AMB में, देख लो त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में कौन सा एंगल बन रहा है आपका, आई एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मैं साइन आई लिख सकता हूँ। तो साइन आई बराबर कितना होता है आपका, लंब बटे कर्ण होता है। तो बेसिकली त्रिभुज AMB में जो आई कोण बन रहा है वहां पर लंब क्या होगा, बेसिकली लंब को हमेशा याद रखना, लंब होता है इस आई के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी आपकी, MA है। कोण के सामने वाली भुजा कौन सी आपकी, MA है। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, MA हो जाएगा। हमेशा याद रखना कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, डिवाइड बाय कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AB हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण आपका AB हो जाएगा। तो आई बात समझ में, त्रिभुज AMB में साइन आई बराबर क्या आ गया, MA अपॉन AB आ गया। अब बेसिकली हमें देखना है साइन R की वैल्यू। तो देखो साइन R हमें कैसे मिल सकता है, सबसे पहले मुझे R देखना पड़ेगा कि R का बन रहा है। तो R का बन रहा है आपके त्रिभुज AMN में। देखो त्रिभुज AMN में क्या बन रहा है आपका, R आएगा तो लिख देंगे AMN में। त्रिभुज AMN में यदि मैं साइन R लिखने जाऊंगा तो साइन R क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब बेसिकली लंब की वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, AMN में कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो लंब क्या है आपका, MA है। तो लंब के स्थान पे क्या लिख दूंगा मैं, MA ही लिख दूंगा। डिवाइड बाय कर्ण क्या है, AMN, इसका कर्ण क्या है, ये है, अर्थात आपका NA है। क्या है आपका, NA है। तो बेसिकली साइन R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, MA अपॉन NA, और साइन I की वैल्यू कितनी आ गई, MA अपॉन AB आ चुकी है। अब हम साइन I और साइन R के मान को कहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, यदि मैं पुट करता हूँ तो देखो साइन I के स्थान पे मैं साइन I की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा, MA अपॉन AB। देखो साइन I के स्थान पे मैंने साइन I की वैल्यू रख दिया MA अपॉन AB, डिवाइड बाय साइन R के स्थान पे मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, क्या है, MA अपॉन NA रख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन NW। मैंने कुछ नहीं किया, बस समीकरण 1 में साइन इसके स्थान पे साइन I का मान रखा और इसके स्थान पे साइन R का मान रख दिया। मैंने साइन I का भी मान रख दिया और आपके साइन R का भी मैंने मान क्या कर दिया हूँ, पुट कर दिया हूँ। अब देखिए बेसिकली इसे हम ऊपर ला लेते हो तो क्या हो जाएगा, MA अपॉन AB इंटू NA अपॉन MA इज इक्वल टू 1 अपॉन NW। आई बात इतनी समझ में, मैंने कैसे किया, मैंने जैसे ही आपका MA अपॉन NA ऊपर आएगा तो NA ऊपर आ जाएगा और MA नीचे। MA से MA क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली क्या बचेगा आपका, NA अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन NW। इतनी बात सबसे पहले आई समझ में कि मैंने किस प्रकार से किया हूँ, MA से MA को मैंने कैंसिल कर दिया तो आपको क्या बच जाएगा, NA अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन NW। अब देखिए यदि
मैं आपके आई के कोण को बहुत ही छोटा कर देता हूं। किसे? यदि मैं इस आई के कोण को बहुत ही छोटा कर देता हूं तो क्या होगा आपका? देखो, आई के कोण को छोटा करना मतलब कि ये वाला जो है वो छोटा होगा, बेसिकली छोटा होगा। और यदि ये कोण बहुत ही छोटा हो जाए तो आप ए को किसके बराबर लिख सकते हो? एम के बराबर लिख सकते हो। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये देखो, ये आपकी इस प्रकार से है, ये हो गया आपकी ये वाली रेखा एम, और ये हो गया आपका बी, हो गया आपका। और बेसिकली ये वाली रेखा है आपका, और ये वाला कोण क्या है आपका? आई है, और ये बिंदु क्या है? ए है। देखो मैंने एम ए बी ये वाली परिस्थिति बनाई है। अब यदि मैं बोल रहा हूँ यदि आई कोण छोटा हो जाए, छोटा होने का मतलब कि ये वाली जो रेखा है वो कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। तो देखो ये क्या हो गया? छोटा हो गया आपका आई कोण। तो बताओ यदि आई कोण और मैं छोटा करता हूँ तो, यदि मैं और छोटा करता हूँ आई कोण को, लगभग यहाँ कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ छोटा। बताओ आई कोण को मैं इतना छोटा कर देता हूँ तो बताओ एम किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे ए और एम एकदम पास पास दिखेंगे, क्योंकि बेसिकली एम क्या होगा? एम वो बिंदु होता है जो बेसिकली मिलाता है इस बी को इससे। तो यहां पर ये जो आपका बी है इसको इस बिंदु से मिलाने वाले को हम एम कहते हैं। अभी कौन मिला रहा है? ये वाला बिंदु। तो बताओ ये एम और ए, एक के ऊपर एक ही दिखाई देंगे, मतलब ए और एम मुझे क्या देंगे? एक समान दिखाई देंगे। इसलिए मैं जहां जहां आपका ए है वहां वहां क्या लिख सकता हूं? आपका एम लिख सकता हूं। और कारण क्या है इसका? कि यदि आपका जो आई है वो बहुत ही छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए तो खिसक खिसक इधर आ जाएगा, मतलब एम और ए एक समान दिखेंगे। मतलब जहां जहां आपका ए है वहां मैं क्या लिख सकता हूं? एम लिख सकता हूं। ओके, तो देखिए हम लिखते हैं क्या हो जाएगा आपका? ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? एम, तो एन, ए के स्थान पे एम डिवाइड बाय ए के स्थान पे एम, एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/NW हो जाएगा। अब एक बात पे गौर करना, ये जो आपका एन एम है बेसिकली एन एम है, ये क्या है? एन एम बेसिकली ये किसकी वैल्यू? एच डैश। और एच डैश का मतलब मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था क्या है? बेसिकली आभासी गहराई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आभासी गहराई एन एम के स्थान पे आभासी गहराई डिवाइड बाय एम बी, एम बी ये क्या है आपकी? एम बी। बेसिकली एम बी क्या है? स्मॉल एच है, और स्मॉल एच बेसिकली क्या है? वास्तविक गहराई। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ आपकी यहाँ पर? वास्तविक गहराई लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्या चल रहा है? 1/NW बेसिकली। तो यही क्या है? बेसिकली आपका अभीष्ट डेरिवेशन है। या तो आप यहां तक भी रख सकते हैं या इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना तो कैसे कर सकते हैं आप? इन दोनों को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? जो वास्तविक गहराई है वो क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी, और जो आपकी आभासी गहराई है वो क्या आ जाएगी? बेसिकली आपकी नीचे आ जाएगी। इज इक्वल टू आपने आभासी गहराई को नीचे लाए, वास्तविक गहराई को ऊपर करे। उसी प्रकार से NW को भी ऊपर करो और 1 को भी नीचे करो, तो क्या हो जाएगा आपका? NW डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। और NW डिवाइड बाय 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? NW लिख सकता हूँ। तो चाहे तो आप ये वाले डेरिवेशन का उपयोग कर लीजिए या आपके ये वाले डेरिवेशन का उपयोग कर लीजिए। मतलब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? आपके जल के अपवर्तनांक के बराबर होता है। और यहां से एक बात भी स्पष्ट है कि जो आपके h का मान है वो किससे अधिक है? h डैश से अधिक है। मतलब जो आपकी वास्तविक गहराई है, देखो जो आपकी वास्तविक गहराई है वो इस आभासी गहराई से क्या है? अधिक है। अर्थात जब आपकी वस्तु सघन माध्यम में रखी हुई होती है, सघन माध्यम में रखी हुई होती है और हम उसे विरल माध्यम से देखा करते हैं, तो क्या होती है? वस्तु की वास्तविक स्थिति से वो हमें ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। आप सभी देख सकते हैं वास्तविक स्थिति ये है और हमें ऊपर उठी हुई प्रतीत हो रही है। और आप चाहे तो इसके हिसाब से भी समझ सकते हो कि एच का मान अधिक होगा जबकि एच डैश का मान कम होगा आपका। तो बेसिकली ये हो गया आपका संपूर्ण डेरिवेशन। चाहे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते, चाहे तो आप इसे ऐसा लिख सकते या तो पलट दीजिए ऐसा लिख सकते, या इसे लिखने का और एक तरीका हो सकता है। आप क्या कीजिए? आभासी गहराई भी किस में है? बेसिकली भाग में, इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी? गुणा में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बेसिकली आपका वास्तविक गहराई बराबर NW इंटू
इसके स्थान आभासी गहराई भाग में था, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो गुणा क्या हो जाएगी आपकी आभासी गहराई हो जाएगी। तो यहां से और एक फॉर्मूला निकल गया कि जब आपकी वस्तु कहां पर स्थित हो, जब आपकी वस्तु सघन माध्यम में हो और हम कहां से देख रहे हो, आपके विरल माध्यम से देख रहे हो, तो जो आपकी वास्तविक गहराई यदि आपको निकालने कहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आभासी गहराई का मान मालूम होना और जल का अपवर्तनांक मालूम होना, तो आप आसानी से उसकी वास्तविक गहराई निकल सकते या ये देख सकते। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने आभासी गहराई और वास्तविक गहराई से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को समझा और बेसिकली ये भी समझा कि आपकी वस्तु ऊपर क्यों दिखाई देती है।